दो बहुओं की चाबी। आपने अक्सर दो बहू के बीच में लड़ाई होते तो देखी ही होगी और उस लड़ाई को सुलझाते हुई सास भी देखी होगी। पर क्या कभी आपने सास को ही दो बहुओं को आपस में लड़वाते हुए देखा है? ऐसी ही कहानी है शांति निवास की। कहने को तो शांति निवास है, लेकिन उनके घर में अक्सर अशांति फैली रहती थी और इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद शांति थी। जी हाँ, शांति की दो बहू किरण और आशा के बीच शुरू से ही अनबन रहती। ऐसे ही एक दिन आशा किचन में काम कर रही होती है, तभी छोटी बहू किरण किचन में जूठे बर्तन रख देती है। ओए महारानी, क्या कर रही है ये? हाँ, यहाँ जूठे बर्तन छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? अरे खाया है तो धोकर जाओ ना। माफ करना दीदी, लेकिन आज किचन में काम करने का दिन आपका है, तो बर्तन भी आप ही धोएगी ना। अब जिस दिन किचन में काम करने की बारी मेरी आती है, उस दिन आप भी तो ऐसा ही करती हैं। अच्छा, तुम मेरे पैतरों को मुझ पर ही आजमा रही हो। वाह बेटा वाह। कोई बात नहीं, आज मेरा दिन है, कल तुम्हारा दिन होगा। तब मैं भी ऐसा ही करूंगी मेरी प्यारी देवरानी जी। जहाँ दोनों देवरानी जिठानी आपस में झगड़ा कर रही थी, तो वहीं अपनी कमर पर चाबी लटकाते हुए ठमकती हुई शांति जी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे कैसा शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, हैं? घर में जब देखो तब शांति निवास में अशांति फैला कर रखती हो तुम दोनों। माँ जी, मैंने कोई अशांति नहीं फैलाई, बल्कि आपकी बड़ी बहू को दिक्कत है काम करने में। अब जब मेरी बारी आती है किचन में काम करने की, तब दीदी भी तो मेरा काम बढ़ाती है ना। अब जब मैंने खाकर एक बर्तन क्या रख दिया, तो हमेशा की तरह चिक चिक बाजी करने लगी। किरण, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रही हो? मैंने चिक चिक नहीं करी, शुरुआत तुमने करी है। अरे तुम दोनों बस भी करो लड़ना, जब देखो तब झगड़ा करती रहती हो। इतना तो आपस में गली के छोटे बच्चे भी नहीं लड़ते। शांति ये बात बोल रही थी, तभी आशा की नजर उसकी कमर पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास अपनी कमर पर तिजोरी की चाबी लेकर घूम रही है। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपनी कमर पर ये तिजोरी की चाबी लटकाए क्यों घूम रही हैं? अरे ये तो मैंने ऐसे ही लटकाई है। अरे जब इतने बड़े घर की अकेली मालकिन हो, तो थोड़ा शौक तो करना बनता है ना। बात तो माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अब इतना बड़ा घर है और उसकी मालकिन इकलौती सासू माँ, ये नहीं हो सकता। अब सासू माँ की जगह लेने का समय आ गया है। इस घर की मालकिन तो मैं ही बनूंगी। सासू माँ, आप अकेले इस घर की मालकिन नहीं है, बल्कि इस घर की मालकिन मैं भी हूँ। और अब आपसे इस घर की चाबी तो मैं ही लेकर रहूंगी। शांति की दोनों बहुएं एक अलग ही ख्याली पुलाव पकाने लगती है और उन दोनों को इस तरह देख शांति उन दोनों को उनके ख्याल से निकालने के लिए एक चुटकी बजाती है। किन ख्वाबों में खो गई तुम दोनों महारानियां? अभी तक तो बड़ा लड़ रही थी, अब क्या हो गया तुम दोनों को? माँ जी, मैं क्या बोल रही थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो उस हिसाब से आपके बाद इस घर की मालकिन तो मैं ही हुई ना। और जब मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो ये चाबी भी मेरे ही हाथ लगेगी। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे अरे, ऐसे कैसे सही बोल रही हो? इस घर की इकलौती बहू आप नहीं, बल्कि मैं भी हूँ। इस घर में सिर्फ आपका ही राज नहीं चलेगा। और वैसे भी माँ जी की सेवा सबसे ज्यादा मैं करती हूँ, इसलिए इस चाबी की हकदार तो मैं ही हूँ। चुप करो तुम दोनों। इस चाबी का हकदार वही होगा जो इस घर के काबिल होगा। और वैसे भी मेरे होते हुए ये चाबी मेरी कमर से कहीं और नहीं जाएगी। इतना बोलकर शांति वहां से मटकती हुई चली जाती है। वहीं दोनों बहुएं आपस में देखती है और एक दूसरे को टॉन्ट मारते हुए कहती है, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो ये चाबी तो मुझे ही मिलेगी। माँ जी इस चाबी की हकदार मुझे ही बनाएंगी। वो तो समय बताएगा दीदी कि इस चाबी और इस घर का हकदार कौन है। और रही आपकी बात, तो मैं आपको बता दूं कि इस चाबी को आप नहीं, मैं लेकर रहूंगी। इतना बोलकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद किरण अपनी सास के लिए पनीर की सब्जी बनाकर ले आती है। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या बना कर लाई हूँ। आपको ये पनीर की सब्जी बहुत पसंद है ना, तो खास आपके लिए मैंने ये शाही पनीर बनाया है। अपनी छोटी बहू किरण को अपने पास देख शांति चाबी को टेबल से उठाकर दोबारा अपने कमर पर लटका लेती है और बहू से कहती है, ये तो तूने बहुत अच्छा किया बहू। वैसे भी ना मुझे जोरों की भूख लग रही थी। शांति ये सब बोल तो रही थी, लेकिन किरण का ध्यान कहीं और था।
उसकी नजर तो अपनी सास की कमर पर लटकी हुई चाबी पर ही था। वहीं दरवाजे पर खड़ी आशा किरण की चापलूसी देखकर खुद से कहती है, अच्छा बेटा, तो तुम माँ जी की सेवा करके उन्हें अपने झांसे में ला रही हो। कोई बात नहीं, मेरा भी नाम आशा है। आशा, इतनी जल्दी मैं तुम्हें इस चाबी को खुद से छीनने नहीं दूंगी। अरे माँ जी, आप इस तरह खड़ी क्यों हैं? आपके पैरों में दर्द हो सकता है। चलिए बैठिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। इतना बोलकर आशा अपनी सास को जबरदस्ती बेड पर बिठाती है और उनके पैर दबाने लगती है। ये देखकर मुंह टेढ़ा कर किरण वहां से चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है और दोनों बहुएं अपनी सास की जी भर की सेवा करती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, माँ जी देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ऐसा भी क्या लेकर आई बहू जो इतना जोर जोर से चिल्ला रही है? माँ जी, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लेकर आई हूँ। पता है, बनारस की सबसे महंगी साड़ी है ये। अरे वाह! साड़ी तो सच में बहुत अच्छी लग रही है। इस साड़ी को देखकर जी कर रहा है कि अभी पहन लूं। हाँ हाँ माँ जी, जरूर। ये साड़ी मैं आपके लिए ही तो लाई हूँ। अच्छा, बहू इस नई साड़ी को मैं एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ। इतना बोलकर शांति वो बनारसी साड़ी पहनकर आ जाती है। क्योंकि शांति को वो साड़ी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो अपनी छोटी बहू किरण को हॉल में बुलाती है और उन दोनों बहुओं के सामने अपने कमर से चाबी निकाल कर कहती है, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा करी है और तुम दोनों की सेवा देखकर मैंने ये फैसला लिया है कि ये चाबी मैं मैं जानती हूँ कि ये चाबी मुझे ही मिलेगी। माँ जी, जल्दी से ये चाबी मेरे हाथों में थमा दो। आपकी सेवा मैंने सबसे ज्यादा की है, इसलिए इसकी असली हकदार भी मैं ही हूँ। ये चाबी मैं बड़ी बहू को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे बाद आशा ही है जो इस घर को अच्छे से संभाल सकती है। उसने इस घर के हर सुख दुख को देखा है, इसलिए इस घर की और इस तिजोरी की चाबी मैं बड़ी बहू यानी कि आशा को देती हूँ। शांति की ये बात सुनकर किरण का मुंह बन जाता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तो वहीं आशा तिजोरी की चाबी पाकर बेहद खुश हो जाती है और वो चाबी को अपनी कमर में लटका लेती है। शाम को जब आशा टीवी देख रही थी, तभी वहां किरण आती है और जेठानी से कहती है, दीदी, अब आपने मुझे हरा तो दिया ही है, आपने उस चाबी को हथिया भी लिया है, तो आप उस तिजोरी में देख क्यों नहीं लेती कि आखिर माँ जी ने उसमें रखा क्या है? हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो किरण, पर एक बात तुम्हें बता दूं कि तिजोरी की चाबी को मैंने हथियाया नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से पाया है। तुम्हें इस बात की समझ नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगी। वैसे चलो चलकर तिजोरी में देख ही लेते हैं कि रखा क्या है। दोनों देवरानी जिठानी अब अपनी सास के कमरे की तिजोरी के पास जाती है। जैसे ही आशा तिजोरी खोलती है, तो अंदर अपनी सास की कुछ पुरानी चीजें देखती है। उस तिजोरी में ना तो कोई पैसा था और ना ही कोई गहना। ये देखकर किरण को हंसी आ जाती है। भाभी, आपका तो सच में पोपट हो गया। अच्छा हुआ मुझे ये तिजोरी की चाबी नहीं मिली, मैं बिना तिजोरी की चाबी के ही खुश हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर आशा उस चाबी को जमीन पर फेंक देती है और वो चाबी सीधा दूर खड़ी शांति के पैरों के पास जाती है। बाहू, यह सब क्या है? माँ जी, मुझे आपकी तिजोरी की चाबी नहीं चाहिए, आप अपनी तिजोरी की चाबी खुद ही रखिए। इतना बोलकर आशा भी अब गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं शांति अपनी तिजोरी की चाबी उठाकर एक बार फिर अपनी कमर में लटका लेती है। मैं तो वो बोरिंग फूल पत्ते, अजीब सी डिजाइन्स और वो मोर वगैरह नहीं बनाऊंगी अपनी मेहंदी में। कुछ सॉलिड, कुछ हटके, ऐसी डिजाइन जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे निगोड़ी, अब क्या पूरी दुनिया का नक्शा बनाएगी अपनी हथेली पे? अरे तुझे जैसे डिजाइन चाहिए वैसे इस मेहंदी रचाने वाली को बता दे। हाँ अमृता, और वैसे भी हमने जिन मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाया है वो सभी पूरे लखनऊ की फेमस मेहंदी आर्टिस्ट हैं। ओके ओके, तो फिर कोई इश्यू नहीं। चलो चलो, अब जल्दी से जाकर सो जाओ, वरना ज्यादा देर तक जागे रहे तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे और फिर तुम दोनों भी अपनी शादी के दिन मायूस हो जाओगे, ये सोचकर कि मैं तो बदसूरत लग रही हूँ। ये कहानी है जुड़वा बहनें रिद्धिमा और अमृता की। दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उनकी शादी का समय आता है। दोनों की शादी दो भाइयों से तय होती है, रिद्धिमा की निहार से और अमृता की मुकुंद से। अमृता बचपन से ही अपनी बहन रिद्धिमा से जलती, क्योंकि उसे सब हर चीज में, हर मामले में
रिद्धिमा से कम मानते। अब दोनों बहनों की शादी की रस्में होती हैं और सगाई के बाद मेहंदी की रस्म आती है। तभी अमृता के माता पिता मधुमालती और विशंभर, मेरी दोनों जुड़वा बेटियों, तुम्हारी मेहंदी की रस्म है आज। मेहंदी एक बहुत ही पवित्र शगुन होती है, जिसके रंग के खिलने से जीवन में भी खुशियां खिल जाती है। अब मेहंदी, फिर संगीत और फिर हल्दी। उसके बाद तुम दोनों की शादी होकर विदाई हो जाएगी। एक माता पिता के लिए ये बहुत कठिन और भावनाओं से भरा समय होता है। तुम दोनों भी एक ही ससुराल में जाने वाली हो, तो जैसे जीवन भर बचपन से एक दूसरे की ढाल बनती आई हो, वैसे ही आगे भी एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना। जी पापा। डाल माय फुट। इस रिद्धिमा की बच्ची की वजह से बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ ताने और डांट ही सुनने मिली है। और ये माँ पापा ने मेरी और उसकी शादी एक ही घर के लड़कों के साथ तय कर दी। अब ये मेरा पीछा ससुराल में भी नहीं छोड़ेगी। मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। पूरे घर को बहुत सुंदर तरह से फूलों की लड़ियां और लाइटिंग की झालर लगाकर सजाया जाता है। दोनों बहनें भी लहंगे में बहुत खूबसूरत लगती हैं। निहार और मुकुंद और उनके घरवाले भी मेहंदी लेकर आते हैं। निहार की माँ सुहासिनी और पिता सरताज मधुमालती को शगुन की मेहंदी देते हुए कहते हैं, मधुमालती जी, ये लीजिए, ये लड़के वालों की तरफ से शगुन की मेहंदी। धन्यवाद सुहासिनी जी। अरे वाह, दोनों बच्चियां कितनी सुंदर लग रही हैं। और निहार और मुकुंद भी बहुत हैंडसम लग रहा है इन कुर्तों में। थू 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 थू, नजर ना लगे किसी की हमारे बच्चों को। चलिए फंक्शन शुरू करते हैं। सभी औरतें ढोल बजाती हैं और नाच गानों के साथ फंक्शन शुरू होता है। लेकिन मेहंदी बनाने वाली लड़कियां गलती से अमृता की हथेली पर उसकी बहन रिद्धिमा के मंगेतर निहार का नाम लिख देती है और रिद्धिमा की हथेली पर अमृता के मंगेतर मुकुंद का नाम लिख देती हैं। दोनों जुड़वा बहनों का ध्यान नाच गानों में रहता है और इसी के चलते उनकी इस सब पर नजर ही नहीं जाती। मेहंदी लगा के रखना, ढोली सजा के रखना, लेना तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरा सजना। तभी अचानक से रिद्धिमा चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो मेरे होने वाले देवर का नाम है। और इन लड़कियों ने मेरी हथेली पर भी मुकुंद जी की जगह निहार जी का नाम लिख दिया है। हाय दैया, माफ कर दीजिए दीदी, वो हमें लगा कि आप रिद्धिमा दीदी हो और आप अमृता दीदी। दोनों की शक्ल सेम सेम है ना, इसलिए। अब आप दोनों जुड़वा हो इसलिए ऐसा हुआ। तहे दिल से माफी चाहते हैं। मधुमालती जी माफ कर दीजिए। ओफो, अब ये अनर्थ तो कर दिया। अब माफी मांग के क्या फायदा? मेरी दोनों बेटियों के देवरों का नाम लिख दिया, गधेड़ी कहीं की। अरे पूरे लखनऊ में तुम्हें किसने फेमस बनाया? जरा उस कलमुहे का नाम तो बताओ। मधुमालती जी रहने दीजिए ना, अब क्यों खामखा इन पर चिल्लाना। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। हाँ, और वैसे भी ये रस्में और रीति रिवाज तो बस कहने और करने वाली बातें हैं। मेहंदी है, कुछ दिन बाद रंग चला जाएगा। अब ये फसाद यहीं पर निपट जाता है। फिर रात में जब अमृता अपनी सहेलियां कनिका और टीना से एक आइसक्रीम स्टॉल पर मिलती है, तब यम, क्या आइसक्रीम है यार यहाँ की। बात तो सही कही तूने कनिका। अब से ना मैं यहाँ रोज आया करूंगी। हाँ हाँ, अब तो अपनी शादी के बाद तुम मुकुंद जीजू के साथ रात में बाहर घूमने जाने के बहाने बनाती रहेगी। पर एक बात कहूँ अमृता, बुरा मत मानना, लेकिन तेरी जुड़वा बहन रिद्धिमा का मंगेतर निहार जो है ना, वो मुकुंद से भी ज्यादा अमीर है। बहुत सारे पैसे कमाता है, वो एक बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन मुकुंद वो तो बस ढीला ही है। क्या? लेकिन तुम्हें ये सारी निजी बातें कैसे पता? अरे यार, हम दोनों तो तेरे होने वाले ससुराल के सामने की गली में ही तो रहते हैं बहन। अपनी सहेलियों की इन बातों को सुनकर अमृता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर जाकर वो सोचने लगती है, वाह, मतलब रिद्धिमा की शादी होगी उस अमीर निहार से जो इतनी अच्छी जॉब करता है, और मैं उस मुकुंद से शादी कर लूं। माँ और पापा भी ऐसे ही हैं, दोनों बस रिद्धिमा का अच्छा देखते हैं और मेरा बुरा।
नहीं, पहले ही इस लड़की ने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और अब फिर से मैं उसकी शादी उस निहार से होते हुए नहीं देख सकती। रिश्ता पक्का करते वक्त सुहासिनी आंटी ने और उन दोनों भाइयों ने बहुत मक्खन लगाकर कहा था कि दोनों भी अच्छी नौकरी करते हैं। शादी के बाद जब रिद्धिमा महंगी साड़ियां, सोने के गहने और पूरी अमीरों की तरह हो जाएगी उस निहार के साथ, तब तो मैं जल जल कर सच में राख हो जाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सोचते हुए अमृता की नजर आईने में अपने आप पर जाती है और अपनी शक्ल को देखकर अमृता अचानक से मुस्कुराकर कहती है, वाह क्या आइडिया है। चलो, आखिरकार लाइफ में पहली बार जुड़वा होने का कुछ तो फायदा होगा। वैसे भी जाने अनजाने में ही सही, किस्मत ने निहार का नाम मेरी हथेली पर लिखवा ही दिया है। अब जब निहार जी के नाम की मेहंदी रची है तो अब शादी भी निहार और अमृता की ही होगी। मंडप में घूंघट की आड़ में निहार जी के बगल में बैठ जाऊंगी और सबको लगेगा कि मैं अमृता नहीं रिद्धिमा हूं। हल्दी की रस्म के बाद शादी के दिन मंडप में दोनों दुल्हन घूंघट में मुंह छुपाए रहती है और दोनों दूल्हे भी सहरा बांधे हुए रहते हैं, जिससे उनकी भी शक्ल सहरे के पीछे छुप जाती है। और इसी का फायदा उठाकर रिद्धिमा से पहले अमृता निहार के बगल में जाकर बैठ जाती है और फिर पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं और वरमाला और 7 फेरों के बाद दोनों जुड़वा बहनों की शादी हो जाती है। विवाह संपन्न हुआ। अब ये दोनों जोड़े सदा के लिए शादीशुदा जोड़े बन चुके हैं। अब दुल्हनों अपना अपना घूंघट उठा लो और दुल्हों तुम भी अपना सहरा उठा लो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो। लेकिन जब चारों अपना घूंघट और सहरा उठाते हैं तब उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। रिद्धिमा जी आप, मुकुंद जी आप, अमृता तुम यहाँ, ये कैसे हुआ? और अमृता नाटक करती है, ओ नो, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, फिर से दोनों बहनों के जुड़वापन की वजह से ये घोर मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन यजमान, यूं हथेली पे गलती से नाम की मेहंदी रच जाना और अब यूं इस तरह जाने अनजाने में हुई भूल के कारण दोनों बहनों की और दोनों दुल्हों की अदला बदली, ये कोई गलती नहीं, ये तो स्वयं ऊपर वाले का इशारा है। अब विधि विधान से जो हो गया है उसी को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये जोड़ियां किस्मत ने मिलाई है। हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं, अब शादी हो गई है तो इसी को स्वीकार कर लेते हैं। वैसे भी ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज होती तो सोचा जाता। बच्चों, इसी को नियति का इशारा समझो और अपनी नई शुरुआत करो। अमृता मन ही मन बहुत खुश होती है। ये फाइनली मेरी शादी निहार से हो ही गई। जिंदगी भर तो किस्मत को मुझ पर कभी दया नहीं आई, लेकिन अब मेरी शादी के वक्त किस्मत फुल ऑन मुझ पर दया बरसा रही है। अब ये रिद्धिमा रहेगी इस बेवकूफ मुकुंद के साथ और मैं रहूंगी रानियों की तरह अपने निहार जी के साथ। रिद्धिमा, मुकुंद और अमृता निहार दोनों भी ससुराल जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन शादी के 3 दिन बाद अचानक से निहार जी की जॉब छूट जाती है। हाँ, मेरी कंपनी बंद हो गई है। हमारे बॉस की डेथ के बाद अब उस कंपनी का मालिक कोई नहीं रहा। अब मेरी जॉब छूट गई है। क्या? अब क्या होगा? अब तो भगवान ही जाने। अरे नहीं, जिस बुनियाद पे मैंने इस निहार से शादी की थी क्योंकि ये अमीर था, लेकिन अब तो इसकी जॉब छूट गई। नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इतनी मेहनत से सारी चाल रची और बदले में मुझे ये मिला। अमृता ने जिस चीज के लिए निहार से शादी की थी वही चीज उसके हाथ में आई ही नहीं। और दूसरी तरफ रिद्धिमा और मुकुंद अपनी नई शुरुआत करते हैं और थोड़े में ही सही लेकिन दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और अमृता अपना सर पीटते रह जाती है।